Hello everyone. Today I will start with the topic of kinds of companies. कंपनियों के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। कंपनी लॉ एक्ट 2013 में कितने तरह से कंपनियों को डिवाइड किया गया है कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग कंपनियों के प्रकार से। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने 5 कैटेगरीज में 5 भागों में काइंड्स ऑफ कंपनीज को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी निर्माण की विधि के आधार पर। इसमें 3 कैटेगरी हैं या इसमें कंपनियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है चार्टर कंपनी, सेकंड इज़ द स्टैट्यूटरीज कंपनी एंड थर्ड इज़ द रजिस्टर्ड कंपनी। अब दूसरे वाले कॉलम में आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने कंपनियों के प्रकार को या कंपनियों को ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व के आधार पर कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सेकेंड limited under the limited liability company, first is the limited by share company, limited by the guarantee company and the unlimited liability company. सेकेंड कैटेगरी में जो सीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं, इनको 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। थर्ड जो कैटेगरी है वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के ग्राउंड पे हम लोगों ने कैटेगरी को इस कैटेगरी में 2 कंपनीज़ को लिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, इसके बारे में हम लोग इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। जो चौथी कैटेगरी है वो है स्वामित्व के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इसको पढ़ेंगे। इसमें इस कैटेगरी में 2 तरह की कंपनियों को लिया गया है। पहली है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी है नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी और गैर सरकारी कंपनी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इकाई के नियंत्रण के आधार पर 2 तरह की कंपनी जिसमें इंक्लूड की गई हैं, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरीज कंपनी, सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले बेसिस पे, जो हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले जो हम लोगों ने कैटेगरी देखी वो कैटेगरी इनकॉर्पोरेशन के ग्राउंड पे है। इसमें सबसे पहले कंपनी है चार्टर कंपनीज। ये कौन सी कंपनियां हो सकती हैं? दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग और द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो राजा रानी होते थे उनके रॉयल चार्टर के माध्यम से या आज्ञा पत्र के द्वारा ही इस तरह की चार्टर कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता था, इनका इनकॉर्पोरेशन होता था। और इस तरह की जो कंपनीज़ होती थी, जब वो इनकॉर्पोरेट की जाती थी, उसी समय इनका टाइम पीरियड, इनका वर्क एरिया और इनके वाइंड अप होने की जो कंडीशंस होती थी वो उसी समय मेंशन कर दी जाती थी। या ये कहा जाए कि जब किंग और क्वीन अपने रॉयल चार्टर से इस तरह की कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करते थे, इनकॉर्पोरेट करते थे, तो ये कंपनियां जो होती थी ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती थी, एक निश्चित सीमा के लिए होती थी। इनका वर्किंग क्राइटेरिया सब डिसाइड होता था। और यदि हम बात करें कि किस तरह की कंपनीज़ हो सकती थी, तो इनमें है बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी। बट नाउ डेज दीज टाइप ऑफ द कंपनीज आर नॉट फॉर्म। वर्तमान यदि हम लोग रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली यदि देखें तो चार्टर कंपनियां नहीं इस्टेब्लिश की जाती हैं। इस तरह की कंपनियां आप देखने को नहीं मिलती हैं। द सेकेंड इज़ द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट, विशेष अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां। दीज कंपनीज आर फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट पास्ड बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। यदि हम लोग इस तरह की कंपनी की बात करते हैं तो ये भी चार्टर कंपनियों की ही तरह होती थी, लेकिन चार्टर कंपनियों में किंग और क्वीन के चार्टर के थ्रू, उनकी राजाज्ञा के थ्रू
कंपनीज फॉर्मेट होती थी, फ्रेम्ड होती थी। यहाँ पे कंपनी को फ्रेम्ड करने के लिए जो लिखा है मैंने, स्पेशल एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट, और यहाँ पे जो क्वीन और किंग का रोल था वो प्ले करने लगी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग स्पेशल एक्ट को पास करके इस तरह की कंपनीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें कौन सी कंपनियां हो सकती हैं यदि हम इनकी बात करें तो ये कंपनियां हो सकती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस तरह की कंपनीज़ को स्पेशल एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो देखने को मिल रही है रजिस्टर्ड की। तो रजिस्टर्ड यदि हम लोग कंपनीज़ की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड कंपनीज़ कौन सी कंपनियां होती हैं? ऐसी कंपनी, दीज कंपनीज आर फ्रेम्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और वर रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी एक्ट। इसका मतलब सीधा सा है कि वो कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट के तहत में जिनको फ्रेम किया गया है, जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, या कंपनी एक्ट 2013 के पहले यदि किसी अमेंडमेंट में, किसी कंपनी संशोधन अधिनियम में यदि कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था तो उसको भी हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी मानते हैं। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरह की कंपनीज हो सकती हैं, तो यदि भारत की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड की गई हैं और उनको हम लोग जैसे रिलायंस है या टैल्को है, इस तरह की कंपनीज इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की। तो जो दूसरी हमारी कैटेगरी है वो है, तो सेकेंड कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दायित्व के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के ग्राउंड पे कंपनी को हम लोगों ने जिस तरह से डिवाइड किया है वो हैं दो तरह की कंपनियां, जिसमें हम लोगों ने लिया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा निर्मित कंपनी, और दूसरा लिया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और थर्ड इसमें जो कैटेगरी है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज़ का। तो पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनमें यदि हम लोग कहा जाए कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनके जो दायित्व होते हैं वो सीमित होते हैं। कहाँ तक सीमित होते हैं यदि इसकी बात करें तो शेयर होल्डर लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द शेयर्स, उनके सिर्फ अंशों तक होती है। और ये अंश में किस तरह की लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, शेयर होल्डर्स ओनली पे द लायबिलिटी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। वो सिर्फ अंशों के अंकित मूल्य तक ही भुगतान करते हैं, पे करेंगे। इसके लिए यदि हम लोग एक एग्जांपल लें कि यदि मिस्टर ए किसी कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर्स को लिए हुए हैं, तो वो कंपनी में जब उनकी लायबिलिटी की बात आएगी, पेमेंट की बात आएगी, तो वो सिर्फ 10,000 रुपये तक के ही फेस वैल्यू तक के लिए लायबल होंगे, उससे ज़्यादा के लिए वो नहीं होंगे। दूसरा है यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इसमें हम लोग यदि कहा जाए कि कौन सी कंपनियाँ आ सकती हैं, तो जितनी भी नॉन ट्रेडिंग कंपनीज़ होती हैं, जितनी भी गैर व्यापारिक कंपनी होती हैं, वो गारंटी अंडर गारंटी में आती हैं। इसमें यदि हम लोग बात करें तो मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड बाय द ओनली बाय द गारंटी अप टू द गारंटी। इसमें जो भी सदस्य होगा वो उसकी जो लायबिलिटी होती है सिर्फ वो उसकी गारंटी तक ही लिमिटेड होती है। एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द स्टिपुलेटेड सम मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम में सीमा नियम में जितना उसने मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर इतने ही अमाउंट तक वो पेमेंट करेगा, इतने ही अमाउंट तक के लिए वो उसकी लायबिलिटी बनेगी, सिर्फ उतना ही वो पेमेंट कंपनी के लाइफ पीरियड में, कंपनी का जो जीवन काल होगा उसमें वो इस तरह के पेमेंट को कर सकता है। और इस तरह की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए एडिशनल उससे कुछ भी डिमांड नहीं की जाएगी और ना उसको न ही इस तरह से मेंबर्स को कॉल किया जाता है। वो सिर्फ अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना मेंशन किया गया है, जितना
निर्धारित किया गया था जितना उतने तक ही वो पेमेंट करेगा, उसके अलावा वो पेमेंट नहीं करेगा। तो ये 2 तरह की कंपनियां थी। तीसरी जो हम लोगों की कंपनी है, यदि हम लोग उसकी बात करते हैं तो वो हमारी जो कंपनी है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो थर्ड इसमें है पर्टिकुलर पॉइंट है वो है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी का। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात यदि हम लोग कहें तो इसको असीमित दायित्व वाली कंपनी भी कहते हैं। इस तरह की कंपनी में नो लिमिट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर, इट मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी विल बी बियर बाय द मेंबर। यदि हम लोग बात कहें कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, तो जैसा नाम दिया हुआ है ठीक उसी तरह से कि इसमें कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी डिसाइड की जाती है, जो उसका दायित्व होता है वो असीमित होता है और वो उस कंपनी के केसेस में वो उस लिमिट तक पेमेंट करने के लिए बाउंड होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो जनरली यदि हम लोग कहें कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियाँ होती हैं तो इस तरह की लायबिलिटीज़ वाली कंपनियों का एग्जिस्टेंस नहीं है, इस तरह की कंपनियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे बेसिस की बात करेंगे। तो तीसरा जो हम लोगों का बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या के आधार पर। इसमें पहली जो कैटेगरी है वो है प्राइवेट कंपनी और दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो इसमें हम लोगों ने भाग शामिल किया हुआ है वो है पब्लिक कंपनी का। तो पहले हम लोग समझेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ये मेंशन किया हुआ है। इसमें कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें रिस्ट्रिक्ट होता है ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स, अंशों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, वो कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यदि मेंबर के नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ मेंबर शुड बी एटलीस्ट 2 एंड द मैक्सिमम अप टू द 200। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कम से कम 2 और अधिकतम 200 तक होती है। दूसरी यदि हम लोग बात करते हैं कंपनी की तो वो है यहाँ पे पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। इस तरह की कंपनी में सीधी सी बात है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ में जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो नियम लगाए जाते हैं, ठीक उसके अपोजिट, ठीक उसके विपरीत पब्लिक कंपनीज़ होती हैं। पब्लिक कंपनीज़ में ईजिली ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आसानी के साथ में अंशों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। शेयर्स को हम लोग बेच सकते हैं या किसी अदर व्यक्ति को, किसी अदर को हम लोग इसको एक्सटर्नल को सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि मेंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स की उनके बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7 एंड द नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम। इसमें अधिकतम के लिए कोई भी सीमा नहीं होती है। मिनिमम जो होना चाहिए इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। फोर्थ जो हम लोगों की कैटेगरी है, यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें दो तरह की हम लोग कंपनीज़ को इंक्लूड किए हैं, गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी हम लोगों ने की है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। यदि गवर्नमेंट कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी इस तरह की कंपनीज़ होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके 51%, कम से कम उसके 51% शेयर्स पर अपनी होल्डनेस रखती है। और साथ ही साथ में कंपनी एक्ट ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज़ पर अप्लाई होती हैं। सारे रूल्स जो होंगे वो इनको फॉलो करने होंगे, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे वो इनको फॉलो करने होते हैं। दूसरा हम लोग लेकर चल रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ का सीधा सा मतलब है कि एक कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एक कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है उसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज ऑल अदर कंपनीज आर द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। इन दिस कंपनी नो कंट्रोल, नो ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ना उसके मैनेजमेंट पे ना उसके कंट्रोल पे।
इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो हम लोग फिफ्थ कैटेगरी पे आ चुके हैं, और फिफ्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ द यूनिट, इकाई के नियंत्रण के आधार पर। इसमें हम लोगों ने दो कैटेगरी ली है कंपनीज़ की, पहली होल्डिंग कंपनी और दूसरी सब्सिडरी कंपनी। पहले हम लोग देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। अ कंपनी इज़ नोन एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अदर कंपनीज इफ़ इट हैज़ कंट्रोल ओवर दैट अदर कंपनी। किसी भी कंपनी को हम अदर कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सूत्रधारी कंपनी तब कहते हैं जब वो अन्य कंपनी में, किसी अदर कंपनीज़ में जो कंट्रोल होता है उसका नियंत्रण जिसके पास में होता है। इसके लिए हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरह का कंट्रोल, द फर्स्ट कंट्रोल, किस तरह का नियंत्रण की नियंत्रण की यदि हम लोग बात करें तो कंट्रोल ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपोजिशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसमें इनका फुली कंट्रोल होता है, फुली इंटरफेरेंस होता है। दूसरा, हैविंग द राइट ओवर द शेयर कैपिटल मोर देन 50%, ये कंपनी की अदर कंपनीज जो भी हैं उसमें उनके शेयर कैपिटल का 50% इनके पास उसका अधिकार होता है। दूसरी बात हम लोग करेंगे सब्सिडरीज कंपनी की, सहायक कंपनी की। तो सहायक कंपनियां कौन सी होती हैं? अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ अदर्स। किसी भी कंपनी को हम अदर की कब सब्सिडरी कंपनी मानेंगे? तो इसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट, अदर कंपनी कंट्रोल द मेजॉरिटी कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यदि कोई और कंपनी सब्सिडरी किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके निदेशक मंडल के गठन पर, उसके कंपोजिशन पर यदि कंट्रोल रखती है, उस पर नियंत्रण रखती है तो। दूसरा, अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो दूसरी कंपनी है यदि वो इसकी शेयर कैपिटल का हाफ पोर्शन 50% यदि उसकी इक्विटी शेयर होल्डर में उसकी शेयर होल्डरनेस है, उसके राइट्स हैं, तो ऐसी कंपनी को हम लोग सब्सिडरीज कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये अदर की कैटेगरी में मैंने लिया है। फर्स्ट, इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी। कौन सी कंपनियाँ हमारी इंडियन कंपनीज़ होती हैं? तो विच कंपनीज़ दिस टाइप ऑफ द कंपनीज विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कंपनी लॉ एक्ट 2013, और इसके पहले भी यदि कोई एक्ट रहा है कंपनी एक्ट का तो उसके अंडर में यदि वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं और उसका यदि हेड ऑफिस इंडिया में है तो उसे हम इंडियन कंपनी कहते हैं। द सेकेंड इज़ द फॉरेन कंपनी। विदेशी कंपनी क्या होती हैं? तो ऑब्वियसली दोज कंपनीज विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ द इंडिया एंड अंडर द फॉरेन कंपनी लॉ, जो विदेशी कंपनी अधिनियम के तहत में इनकॉर्पोरेट की गई हों, उस तरह की कंपनीज़ को हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं। अब हम लोग अगली कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो अगली जो कंपनी हमने ली है वो ली है हम लोगों ने चैरिटेबल कंपनी, या इसको हम लोग कहते हैं धर्मार्थ कंपनियां। तो धर्मार्थ कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो किस तरह की कंपनीज़ को हम लोग यहाँ पर लेंगे? तो इसमें चैरिटेबल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को लिया हुआ है। तो पहले हम लोग बात करेंगे चैरिटेबल कंपनीज़ की। ये कौन सी कंपनीज़ होती हैं? तो ऐसी कंपनीज़ जो नॉन प्रॉफिट कंपनी कही जाती हैं या जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से इस्टेब्लिश की जाती हैं, और इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये पर्टिकुलरली इन ऑब्जेक्ट के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। दूसरी बात आती है कि चैरिटेबल कंपनीज़ को यदि हम लोग कहते हैं तो धर्मार्थ कंपनी में सीधी सी बात है ऐसी कंपनियां जो जनरली कला, विज्ञान या खेल या फिर शिक्षा या फिर सामाजिक कल्याण से
जुड़े हुए कार्य को करती हैं तो उनको हम लोग चैरिटेबल कंपनी में लेकर आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली है कि ये कंपनी ना तो लिमिटेड लिख सकती है और ना ही ये प्राइवेट लिमिटेड लिखती हैं। इस तरह की कंपनी इन दोनों का ही इस्तेमाल नहीं करती हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है बैंकिंग कंपनी की। बैंकिंग कंपनीज़ में हम लोग किनको लेंगे, तो दोज कंपनीज़ विच आर रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग एक्ट 1949, जिसको हम लोगों ने बैंकिंग एक्ट 1949 में रजिस्टर्ड किया हो या वो जो रजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ में ये किस तरह के काम को करती होंगी, डूइंग द banking business activities. These type of the companies are involved in the business बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। तो उस तरह की कंपनीज़ को हम लोग बैंकिंग कंपनी की कैटेगरी में लेते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये काम तो इनका भी काम नो डाउट जो होता है वो बैंक की तरह तो काम नहीं करती हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को देती हैं। इट्स प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीपल, बट इट इज़ रेगुलेटेड बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये RBI से ही पूरी तरह गवर्न होती हैं। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो होते हैं वो इनके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ही अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो ये किस तरह की कंपनी हो सकती हैं, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड डू द वर्क ऑफ इंश्योरेंस। ये किस तरह के व्यवसाय करती हैं, इनका जो काम होता है वो होता है बीमा को करना। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कैटेगरी ली हुई है वो ली है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, विद्युत कंपनी की। तो दिस टाइप ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोगों ने देखा कि कितने तरह की कंपनीज हो सकती हैं, और कंपनी की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं तो कंपनियों को पहले 5 ग्राउंड पे हम लोग डिवाइड कर लिए, और वहाँ पर हम लोगों ने कंपनी को उस कैटेगरी के बिहाफ पे फिर से रीकैटेगराइज कर दिया, उसको फिर से हम लोगों ने प्रकार में बांट दिया है। तो आई होप आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.